गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब लोग एक से दूसरे देश की यात्राएं करते हैं तो वो यात्रा तो करते ही हैं, साथ में अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को एक दूसरे के साथ बांटते भी हैं। आज हम आगे चलते हैं और अपने देश के बारे में पढ़ते हैं। देश के नाम। किसी भी देश का नाम कौन रखता है, कैसे रखा जाता है, क्या उसका लिंक इतिहास से होता है या आधुनिक नाम रखा जाता है। जैसे हमारे देश का नाम भारत है, कुछ लोग भारत को इंडिया भी बोलते हैं, कुछ लोग हिंदुस्तान भी बोलते हैं, कुछ आर्यावर्त भी बोलते हैं। तो ये भारत के इतने सारे नाम कैसे पड़े, किसने रखे, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, ये हम अगले पैराग्राफ में पढ़ते हैं। अपने देश के लिए हम प्रायः मीन्स अक्सर, ऑफन, इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। आजकल दो ही नाम प्रचलित हैं, इंडिया और भारत। इंडिया शब्द किससे बना है? इंडस से निकला है। इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इंडस शब्द से हुई है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस शब्द को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है और सिंधु किसका नाम है? भारत की एक नदी का। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। अभी के लिए हम इसको स्किप कर देते हैं। जब भी हम एटलस को पढ़ेंगे तब हम इसको एक बार देखेंगे कि ईरान और यूनान जो कंट्रीज हैं वो कहाँ हैं। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम में क्या है? हमने पढ़ा था हमारा रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान की तरफ से बहुत सारे बाहर के लोग भारत में आए और वो बाहर से कहाँ से आए? ईरान से आए और यूनान से आए। तो जो ईरान से आए वो ईरानी और जो यूनान से आए वो यूनानी। तो उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज अथवा इंदोज और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अब जब वो हमारे देश में आए तो हमारे देश का नाम उन्होंने अपनी ही भाषा में रख दिया। भारत में प्रवेश करने के लिए उनको सिंधु नदी पार करनी पड़ी और सिंधु नदी का नाम वो क्या लेते थे? सिंधु नदी को वो क्या नाम से पुकारते थे? वो हिंदोज नाम से पुकारते थे या इंदोज नाम से पुकारते थे। और जो हमारी भारत भूमि थी वो सिंधु के पूर्व में तो स्थित हुई। तो उन्होंने कहा कि जो क्षेत्र सिंधु नदी के पूर्व में स्थित है वो क्या है? इंडिया। तो उन्होंने भारत को इंडिया कह दिया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उत्तर पश्चिम में जो भी हमारे लोग रहते थे, उनकी जो भी जाति रहती थी, उसको भरत बोला जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो ऐसी किसी जाति के लोग हमारे उत्तर पश्चिम इलाके में रहते थे, इसके बारे में संस्कृत में जो हमारे लेख लिखे हुए हैं और जो हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है ऋग्वेद, जो 3500 साल पुराना है, उसने भी इसके बारे में लिखा है कि भरत नाम के लोग रहते थे। तो बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। कि हम पूरे देश को ही भारत के नाम से जोड़ने लगे और देश का नाम क्या हो गया? भारत। तो इससे हमें दो बातें समझ में आती हैं कि भारत जो है, भारत नाम हमारे पुराने इतिहास से, प्राचीन इतिहास से, हमारी पुरानी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और जो इंडिया नाम है वो हमारा खुद का नाम नहीं है, वो विदेशी लोगों के द्वारा दिया गया हमको नाम है। किसने दिया वो नाम हमको? ईरान के लोगों ने और यूनान के लोगों ने। उनकी अपनी एक भाषा थी और उस भाषा के अनुसार उन्होंने हमारे देश को क्या नाम दे दिया? इंडिया। तो आज सभी भारत को इंडिया के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। अतीत के बारे में कैसे जाने? अतीत का क्या मतलब होता है? इतिहास। अपने इतिहास के बारे में कैसे जाने? अपने पुराने समय के बारे में कैसे जाने? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और उन्हें पढ़ना। अब पुस्तकें हम आज भी लिखते हैं, तो आने वाली पीढ़ी
जब इन पुस्तकों को पढ़ेगी तो उन्हें हमारे बारे में जानकारी मिलेगी ना। उसी तरह से जो हमारा अतीत है, उस अतीत में भी जो लोग रहते थे उन्होंने पुस्तकें लिखी और वो पुस्तकों को यहीं छोड़कर इस दुनिया से चले गए। वो तो चले गए लेकिन पुस्तकें उनकी हमारे पास ही रह गईं। अब जब हम उन पुस्तकों को ढूंढकर उनको पढ़ते हैं तो हमें उनके लोगों के जीवन के बारे में बहुत सारी बातों का पता चलता है और वही हमारा अतीत है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। ये शब्द आपके लिए नया है, इसको आप फिर से पढ़िए, पांडुलिपि। इन पुस्तकों को उन्होंने हाथों से लिखा। आजकल तो जो पुस्तकें हैं उनकी छपाई की जाती है, वो प्रिंट होती हैं। जैसे आपके सामने ये पुस्तक ये हाथ से नहीं लिखी हुई है ना, ये प्रिंट की हुई है। पहले के टाइम में जब लोगों को प्रिंटिंग का तरीका नहीं आता था तो वो लोग किताबों को अपने हाथ से लिखते थे और हाथ से लिखी हुई किताबें क्या कहलाती हैं? पांडुलिपि कहलाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो है मैन्यूस्क्रिप्ट। इंग्लिश में पांडुलिपि को हम क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। और यह शब्द लैटिन शब्द से आया है। लैटिन एक भाषा का नाम है, तो ये लैटिन भाषा के शब्द से आया है। और वो कौन सा शब्द है? मेनू। और मेनू शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ होता है हाथ, तो इसीलिए मैन्यूस्क्रिप्ट हो गया। स्क्रिप्ट मतलब कोई चीज जिसे लिखा जाए, तो हाथ से लिखी गई। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़ के पत्तों, ताड़ पत्रों मतलब ताड़ के पत्तों या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से, हिमालय जो क्षेत्र है बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहां पर भूर्ज नामक पेड़ जो है वो हमें मिलता है। तो उस पेड़ की छाल से एक विशेष प्रकार के भोजपत्र तैयार किए जाते थे और फिर उन भोजपत्रों पर जो भी हमें लिखना होता था वो हम लिखते थे और वो हमारे कहलाते थे पांडुलिपियां या मैन्यूस्क्रिप्ट। तो देखते हैं हम मैन्यूस्क्रिप्ट कैसा दिखाई देता है। देखिए येलो येलो आपको जो पिक्चर नजर आ रही है यही है पांडुलिपि। ये या तो ताड़ का पत्ता है या फिर भूर्ज की छाल से तैयार किया गया भोजपत्र है और इस पे आप ये काले काले बहुत सारे अक्षर देख पा रहे हैं। अब ये कौन सी लिपि है ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है ये भी नहीं जानती हूँ, क्योंकि ना तो ये हिंदी है और ना ही इंग्लिश है और हम दो ही भाषाएं जानते हैं। तो जो हमारे इतिहासकार होते हैं वो इन भाषाओं को पढ़ना जानते हैं, उन्होंने इनको पढ़ने के और इसको समझने के तरीके निकाल लिए हैं। तो ऐसे बहुत सारे पांडुलिपियां हमें मिलती हैं। कहाँ रखी हुई? मंदिरों में रखी हुई मिलती हैं या फिर हमें कहीं खुदाई के समय मिलती हैं, किसी में दबी हुई मिलती हैं। बहुत सारी खराब भी हो जाती हैं, उन्हें कीड़े खा जाते हैं या वो फट जाती हैं या वो जल जाती हैं। पर जितना भी हम अतीत का जानकारी अपने लिए इकट्ठा कर सकते थे उतनी हमने जानकारी इकट्ठा की है। तो ये एक पेज है ना, देखिए जरा, ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। कितने साल पुरानी है? 1000 साल पुरानी है केवल। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये किससे बनी हुई है? ये ताड़ के पत्तों से नहीं बनी है। ये किससे बनी है? ये भूर्ज पेड़ की छाल से तैयार किया गया एक भोजपत्र है जिस पर कुछ लिखा हुआ है जिसे हम नहीं पढ़ सकते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गईं। जब विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश में आए तो उन्होंने हमारी बहुत सारी पुरानी पांडुलिपियों को नष्ट कर दिया। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। जब हम इन पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि पहले के लोग किस प्रकार धर्म का पालन किया करते थे, कैसा व्यवहार किया करते थे,
पहले जो राजा होते थे वो किस प्रकार का जीवन व्यतीत किया करते थे, हमें कितने प्रकार की औषधियों की जानकारियां थी, विज्ञान के बारे में हमें क्या जानकारी थी, ये सारी जो बातें हम इतिहास को लेकर अपनी करते हैं वो हमें किससे मिलती हैं? वो हमें इसी तरह की पांडुलिपियों से मिलती हैं। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। महाकाव्य मतलब बड़े बड़े काव्य जिसमें कविता के तरीके से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं, बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं, बहुत सारे नाटक लिखे गए हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में हैं। ये हमारी प्राचीन भाषा थी, प्राकृत भाषा, जो अब विलुप्त हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। सिर्फ जो हमारे पुराने अभिलेख मिलते हैं हमें, या पांडुलिपियों में जो हमें लेख मिलते हैं, वो हमें इस भाषा में लिखे हुए मिलते हैं। संस्कृत आज भी जिंदा है और तमिल तो आज बोली ही जाती है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। जिस तरह से आज हिंदी लोकप्रिय भाषा है, सभी लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से प्राचीन काल में लोग प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं, मतलब अतीत के बारे में जानकारी हमें जिन जिन सामग्रियों से मिलती है उसमें एक तो हो गए पांडुलिपियां, और दूसरा तरीका जो लिखने का था वो था अभिलेख। अब ये अभिलेख क्या होते हैं देखते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। तो अभिलेख जो हैं वो भी एक प्रकार के लेख ही हैं, लेकिन उन्हें किसी कागज पर या फिर किसी पत्ते पर नहीं लिखा जाता था, बल्कि उन्हें किसी पत्थर या फिर धातु की किसी वस्तु पर लिखा जाता था, जो कि बहुत कठोर रहती थी। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें। अब जो पहले के समय में राजा महाराजा होते थे, अगर उनको अपनी प्रजा को कोई आदेश देना होता था तो वो उन आदेशों को ऐसे पत्थरों पर, ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, इस प्रकार के पत्थरों पर उत्कीर्ण करवा देते थे। जैसे अभी जो हमारे जो सरकार होती है, अगर वो हमें कोई आदेश देती है तो किसके थ्रू देती है? न्यूज़ के थ्रू देती है ना, या अखबार के थ्रू देती है, या आप टीवी पर देखते हैं कि सरकार का कोई आदेश आ जाता है, वो हमें मानना होता है। अब पहले के समय में ना तो टीवी थी और ना ही न्यूज़पेपर थे, तो ये ही उनके न्यूज़पेपर थे। वो इस तरह के बड़े बड़े पत्थरों पर अपना आदेश लिखवा देते थे और उसे किसी जगह पर लगा देते थे, और उनके जो सिपाही होते थे वो पूरे गांव में घूम घूम कर ये बता देते थे कि राजा की तरफ से ये आदेश आया है, आप लोग जाकर पढ़ लीजिए, सबको मानना है। तो इस तरह के बहुत सारे पत्थर हमारे भारत में मिलते हैं जिन पर राजाओं के आदेश लिखे हुए हैं, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। मतलब ज्यादातर अभिलेख जो थे वो तो राजा के आदेश से ही उत्कीर्ण होते थे, लेकिन कुछ ऐसे अभिलेख भी हमें मिले हैं जिसमें राजाओं ने भी उत्कीर्ण करवाए हैं, रानियों ने भी उत्कीर्ण करवाए हैं। उसके साथ साथ जो उनके राज्य में अन्य स्त्री पुरुष थे उनके द्वारा भी उत्कीर्ण करवाए गए अभिलेख हमें मिले हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। जो राजा महाराजा होते थे उनकी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी दूसरे राज्य के राजाओं से, तो उसमें उनको जो भी विजय मिलती थी, विजय अर्जित वो करते थे, मतलब विजय जो प्राप्त करते थे उसका वो लेखा जोखा अपने पास रखते थे कि कौन सी उन्होंने लड़ाई लड़ी, कौन से समय में लड़ी, और उस लड़ाई में क्या हुआ, किसके साथ लड़ी, क्या वो जीते या हारे, या कितने सैनिक उनके मरे, या दूसरा जो राजा थे उसके मरे। तो इस तरह से पूरा जो अकाउंट होता है लड़ाई का वो अपने अभिलेखों में वो लोग बनाकर रखते थे, जिससे कि क्यों रखते थे कि आने वाली जो पीढ़ी होगी, राजा के बाद की जो आने वाली पीढ़ी होगी, उनको पता ये लग सके कि उनका राजा कितना बहादुर था, उसने कितनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी, कितने सारे दूसरे राजाओं को हराया और अपनी बहादुरी का परचम चारों तरफ लहराया। अगर वो अभिलेख ना लिखवाते तो कैसे पता चलता कि उन्होंने कितनी बहादुरी के क्या क्या काम किए। तो वो अपना इतिहास बनाने के लिए या अपने बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए इस तरीके के अभिलेख बनवाते थे। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख जो आपको दिख रहा है ना,
ये कितना पुराना है? 2250 साल पुराना। अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। अफगानिस्तान में कंधार एक जगह है, वहां से हमें यह पत्थर मिला है जो हमारे देश के राजा के द्वारा वहां पर उत्कीर्ण करवाया गया था। तो इससे हमें ये सबूत मिलते हैं ना कि जो आज अफगानिस्तान एक दूसरा देश है, बहुत सालों पहले अतीत में वो हमारे ही एक देश का हिस्सा हुआ करता था। तो यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। हमारे देश में बहुत बलशाली राजा हुए थे अशोक, तो उनके आदेश पर उन्होंने ये उत्कीर्ण करवाया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। चलिए तब पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। हम कुछ लिखते हैं तो हमें कुछ डिजाइन बनानी पड़ती है ना। तो जो भी हम डिजाइन बनाते हैं, जो भी अक्षर बनाते हैं, संकेत बनाते हैं, वो क्या होता है? लिपि। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। तो लिपियां क्या होती हैं? अक्षरों और संकेतों को लिपियां कहती हैं। कब जरूरत पड़ती है उनकी? जब हम कुछ लिखते हैं। और जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हमें संकेत की जरूरत नहीं पड़ती, तब हमें किसकी जरूरत पड़ती है? भाषा और भाषा के व्याकरण की। तो लिखने के लिए